स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PYQ विथ पंकज पे। हम लोग लूसेंट में ऑब्जेक्टिव लूसेंट का ये भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। इससे पहले इतिहास, भूगोल और विविध खेलकूद, ज्योग्राफी सभी का वीडियो साइंस का अपलोड किया जा चुका है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से ही आपका सेट प्रैक्टिस में मार्क्स बढ़ेगा, तो कृपया इस वीडियो को पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और आपका प्रैक्टिस सेट में मार्क्स ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा। तो कृपया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहिएगा, ये सेट प्रैक्टिस की तरह है। तो चलिए और लूसेंट का ये सीरीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में पूना समझौता का प्रावधान जो था वो मतलब हरिजन के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था। हरिजन के आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए। जैसे सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय कब आया था, 1932 में आया था। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था सर्वदलीय सम्मेलन। और फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में आया था। आगे देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिल गया, तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। फिर यहाँ है कि मिलान करना है, तो अगस्त घोषणा ये मॉन्टेग्यू किए थे, अगस्त प्रस्ताव ये लिनलिथगो हो जाएगा, और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। फिर गवर्नर जनरल को समिति का निर्णय को अस्वीकार करने के अधिकार मिल गया 1786 का अमेंडमेंट एक्ट से। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री ये 1858 ईस्वी में नियुक्त हुई थी, या 1876 भी देता है यार। सामग्री विक्टोरिया जो है वो 1858 में भारत को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा भी किया 1858 में, तो देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये मतलब पूरा किया था। मार्ले मिंटो सुधार, पृथक निर्वाचन प्रणाली आया था इसमें, इसका उद्देश्य यही था। मार्ले मिंटो जो बिल है ये 1909 में आया था। मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल। आगे देखिए, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार था, इसमें प्रांत में दोहरा शासन। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, इसमें पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, ये नहीं थे। कैबिनेट मिशन कौन सा सही नहीं है, तो कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी, मतलब पाकिस्तान का स्वीकृति था तो नहीं था, ये बात गलत है। हाँ, प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल था, संविधान निर्माण का भी अधिकार था। कैबिनेट मिशन ही ठुकरा दिया, तभी तो फिर भारत विभाजन होना तय हो गया। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो था वो माउंटबेटन योजना जाना गया है। आगे देखते हैं, तो कौन गलत है, तो साइमन कमीशन ये भारत विभाजन से ही गलत है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया था। भारत सरकार अधिनियम ये स्वशासन था उसमें, और मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ये था कि मतलब प्रांतों में द्वैत शासन, ये हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो ये प्रांतीय स्वायत्ता था, प्रांतीय स्वायत्ता था। मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो में सांप्रदायिक निर्वाचन था। भारत परिषद 1861, तो 1861 वाला में था कि सती प्रथा का अंत, और भारत अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में था। निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था, तो केंद्र में 1935 वाला में लाया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में ही। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता है, 1935 का। मुख्य भारत का सचिव पद का जो हुआ था निर्मित, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ था। संविधान सभा
तो ये 1922 में जो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में। 1924 में भारतीय संविधान के मांग के लिए संविधान सभा का गठन एम.एन. रॉय ने किया था, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार से मांग किया था एम.एन. रॉय ने। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो इसका विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन महात्मा गांधी किया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? तो मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कांग्रेस के मतलब किस वर्ष जो है बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? मतलब कांग्रेस 1928 में किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना ही भारतीय जनता द्वारा संविधान के मांग की लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग सुभाष चंद्र बोस किया था। 1938 में कह रहा है, वयस्क मताधिकार के आधार पर सुभाष चंद्र बोस मांग किया था संविधान सभा के गठन की मांग। 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? किस योजना के तहत? 1942 में। ये गलत तो नहीं दे रहा है यार, 7 का देख लीजिए आंसर। 6 और 7, 6 का बी 7 का ए, वही तो हम भी बोल रहे हैं। 6 का बी यहाँ भी लग रहा था गलत है, 7 का ए क्रिप्स योजना के तहत ये था। और ये भी देख लीजिए 1938 का जो वयस्क मताधिकार है, ये जवाहरलाल नेहरू जो था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का मांग का गठन किया था। और ये भी हो जाएगा क्रिप्स योजना के तहत। संविधान सभा के गठन का मांग 1895 में कौन किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक किया था। संविधान सभा गठित करने का मतलब आधार क्या था? तो आधार था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान सभा गठित करने का आधार 9 का भी गलत लग रहा है, 9 का आंसर बी होगा, 10 का डी। 9 का बी बोल रहे हैं कि गलत है, यानी संविधान सभा गठित करने का आधार जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। और भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। 1936 में कांग्रेस संविधान सभा की मांग का गठन अधिवेशन 36 में कहाँ हुआ था? तो ये 36 वाला फैजपुर में हुआ था। 37 में फैजपुर में हुआ था, 36 में कहाँ हुआ था? 36 में भी फैजपुरे में हुआ था। 11 का एक बार देख लेते हैं, 11C 12A, 11C फैजपुर में ही हुआ था। चलिए ठीक है। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। प्रस्तावना मूल संविधान में कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो मतलब तीनों सही है, यानी देसी रियासत से 93, ब्रिटिश प्रांत से 292 और मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो 208 वो आए थे। आगे देख लीजिए। पुनर्गठन के बाद मतलब 1947 में संविधान सभा की गठन जो सदस्यों की संख्या था वो 299 रह गया था। संविधान सभा में देसी रियासत के लिए कितना प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित हुआ था तब 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? अलग अलग प्रांत से 229 थे। ये सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या जो है निर्धारित करने का 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि चुनाया था। संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा से हुआ था। संविधान सभा किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था? तो संयुक्त प्रांत का सबसे ज़्यादा था। संविधान सभा में किस देश की कौन सा देसी रियासत प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद वाला नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? बंगाल से, बाद में फिर बम्बई से बनाया गया था। मुस्लिम लीग किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए बहिष्कार किया था। संविधान सभा का चुनाव जो है वो किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ये प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। संविधान सभा की स्थापना कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 पहला है स्थापना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहेगा तो बम्बई में, लेकिन संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किया था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद चुनाए थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव था। संविधान सभा चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो मुंशी जी थे, KM मुंशी, गोपाल आयंगर थे और कृष्णामाचारी भी थे, ये नहीं थे बेग। संविधान सभा जो विभिन्न पहलू था उसके लिए संविधान सभा कितनी समिति बनाया था? 13 प्रकार के समिति बनाया था अलग अलग। इसमें संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितना सदस्य? तो 7 गो। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो आयंगर थे, अंबेडकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो फिर नेहरू नहीं थे, मुंशी थे, सादुतुल्ला थे, आयंगर थे। प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू रखा था। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर? सहमति और समायोजना से हुआ था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू पेश किया था। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान को अपनाया था संविधान सभा ने अपनाया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को पारित किया था कि भारत को संविधान एगो देंगे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना जो है वो भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है कब? जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा उपस्थित जो हुआ था उसमें संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोग किया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित कुल कितना अनुच्छेद और अनुसूची था? तो 395 अनुच्छेद और 8 गो अनुसूची था। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के अंतर्गत अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संसद के रूप में फिर मतलब आविर्भाव हो गया उसका। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांत से विधानसभाओं द्वारा नामित किए गए थे। फिर आगे देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी 1924 में दिया था। कौन सा सही है? तो 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुना गया था, ये सही है। फिर देखिए कौन सा सही है? फिर सही है तो सही है जाकर के 1 और 4, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को मानते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो सादुतुल्ला था, अय्यर भी था, मुंशी भी था। पांडुलेखन समिति यानी प्रारूप समिति संविधान का लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 दिन लागू क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। संविधान सभा में महिला कुल कितना सदस्य थे? तो महिला टोटल सदस्य 15 गो था। फिर देखिए इसमें देखिए संविधान का हम लोग क्या देख रहे हैं
तो संविधान के प्रस्तावना, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान किया गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान निर्माताओं ने किस पर ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। इस सब में से प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, सोच लीजिए। फिर उसके बाद भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत का संविधान प्रस्तावना शुरू ही होता है इन शब्दों से, हम भारत के लोग, इसीलिए भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। यहाँ राज्य का जो प्रमुख बनता है वो निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत है एक क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो गया? कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। फिर भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करेगा। गणतंत्र मतलब हो गया कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होना चाहिए। 42वां संशोधन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता भी। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब वंशानुगत शासक नहीं है। भारत के संविधान में उद्देशिका में क्या नहीं है? तो समाजवाद है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण नहीं है, याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या हो गया? तो कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो गया। भारत को एक गणराज्य के रूप में मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए गणराज्य है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र, ये है। आगे देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर का अर्थ क्या हो गया? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इस विषय में कौन सा कथन सही है? तो यह 1976 में जोड़ा गया था सेकुलर, और दूसरा बात, यह 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का अर्थ क्या हुआ? कि संविधान का निर्माण भारत के जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद मतलब सामाजिक न्याय होता है। संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, भारतीय संविधान का आत्मा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं है? चीन क्रांति का नहीं है, बाकी अमेरिकी क्रांति का है, फ्रांसीसी का है, बोल्शेविक का भी है। मूल संविधान में भारत एक क्या है? प्रभुत्व संपन्न, मूल संविधान में कह रहा है तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष तो बाद में जोड़ा गया था ना। आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान के जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता अखंडता को जोड़ा गया था, गुटनिरपेक्ष नहीं। कौन सा कथन सही है प्रस्तावना के बारे में? तो उक्त शब्द में 1976 में जोड़ा गया था, प्रस्तावना के बारे में सही है, मतलब कुछ शब्द जो है वो 1976 में जोड़ा गया था। संविधान किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप में स्वीकारा है? तो आर्थिक लोकतंत्र भी, राजनीतिक भी और सामाजिक भी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र बोलते हैं ना, 3 प्रकार का। न्याय समझिए या लोकतंत्र समझिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत का शासन का सर्वोच्च सत्ता किसमें है? जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में है, कि भारत को संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसके आगे की व्याख्या मूल अधिकार, राजनीतिक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में है। प्रस्तावना में जो जो आदर्श या उद्देश्य है, उसकी रूपरेखा आगे जो दिया गया है मूल अधिकार, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य में है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? अभिव्यक्ति विचार को प्रस्तावना में।
संविधान का प्रस्तावना क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो मतलब संविधान को लागू करने की तिथि उसमें नहीं है, बाकी संविधान का स्रोत मतलब प्रस्तावना में है। फिर ध्येयों का विवरण है, ये भी है। आगे देखते हैं, संविधान जो है किन उद्देश्य से भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये सब के नहीं करता। हाँ, समानता है, प्रतिष्ठा अवसर का, स्वतंत्रता भी है, विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, न्याय है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान के प्रस्तावना में कौन सा नाम उल्लिखित है, तो भारत अर्थात इंडिया है। संविधान जो है किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत के जनता द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। भारत में की संप्रभुता किस में निहित है, तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया था, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य कब बना, 1950 में बना था। संविधान के उद्देशिका को संशोधन कितनी बार, एक बार। संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया था। यह आपका पूरा संविधान है, पढ़िए। और यहाँ पे कह रहा है कि कब इसके द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान के प्रस्तावना जो है वो सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। हाँ, न्याय जो है वो मतलब राजनीतिक न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, स्वतंत्रता में विचार की स्वतंत्रता है, पूजा की समानता नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द कौन कौन नहीं था, तो समाजवादी भी नहीं था, अखंडता नहीं था और पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। ये तीनों नहीं था। संविधान के उद्देशिका में निम्न स्थानों पर विचार करिए और आगे दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सही है। तो पंडित नेहरू जो है ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी अंतोतगत्वा मतलब उद्देशिका बना था। ये जो लाए थे उन्हें से ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, वही उद्देशिका बना। और प्रकृति जो है इसका न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये बात गलत है, संशोधन हुआ है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये बात सही है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन ये 42वां संशोधन के तहत 1976 में हुआ है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क मताधिकारों को अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। आगे देखते हैं कि भारत का संविधान जो है वो प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा, तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 42वां संशोधन ये प्रस्तावना कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो भारत की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को भारत का क्या कहा गया है, तो सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, तो भारत के लोग हैं। अब संविधान की विशेषता देखते हैं, तो विशेषता में है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे व्यापक संविधान इंडिया का है। भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। संविधान किस प्रकार का है, तो नम्य अनम्य दोनों प्रकार का है। संविधान को भारत को क्या माना गया है, राज्यों का एक संघ यूनियन माना गया है। राज्यों का एक यूनियन माना गया है, स्वतंत्र राज्यों का नहीं, राज्यों का एक यूनियन। फिर धर्मनिरपेक्ष है भारत एक, इसका मतलब हो गया कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। कौन सा सही है, तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये बात सही है, प्रजातंत्र है यहाँ। फिर भारतीय संविधान के बारे में कौन सही है, तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित था, हाँ सही है। कौन सा कथन सही है, तो भारत के संविधान जो है भारत में संसदीय पद्धति सरकार की व्यवस्था करता है, संसदीय पद्धति। हाँ, संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और संविधान में विधि के शासन की भी व्यवस्था है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कौन सा कथन गलत है। तो सही पहले देख लीजिए कौन कौन है। संविधान जो है निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है, सही है।
संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पथनिरपेक्ष और समाजवादी है, सही है। संविधान का मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, ये भी सही है। लेकिन हाँ, संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान में मूल कर्तव्य था, ये बात गलत है। मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है। अच्छा, कौन सा कथन सही है? तो ये भी सही है कि विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर एकल नागरिकता प्रदान करता है और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी है। भारत का संविधान जो है वो कठोर कम, लचीला अधिक है। संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है संसद को। कुछ स्थिति में संसद को राज्य के कानून के लिए मतलब बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी मतलब एकात्मक कह सकते हैं। फिर उसके बाद में भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, यानी वकीलों का स्वर्ग समझ लीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये सब नहीं, वकीलों का स्वर्ग होगा। फिर संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला का पड़ा था। फिर कह रहा है कि किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा से पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी जनता सरकार को चुनना और बदलना दोनों है। ये मतलब प्रजातंत्र इसी पर है। मतलब भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स है, यानी 395 अनुच्छेद है। फिर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। संविधान में वृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें संघ और राज्य दोनों का संविधान है, इसीलिए बड़ा है। संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 साल उम्र सीमा है उम्र का। संघीय व्यवस्था का विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था में संविधान का संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ दिया गया है। संविधान में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार का है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। संविधान के अधीन कौन सा सही है? तो देख लीजिए, संविधान 1, 2, 3 सही है, यानी संविधान सर्वोच्च है। संघ और राज्य सरकार के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन भी है और संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तीनों सही है, बाकी बात ये सब गलत है। लिखित संविधान का जो अवधारणा है सबसे पहले कहाँ जन्म हुआ था? तो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका होना चाहिए, गलत दे रहा है 31 का। अब देख लीजिए, 31 का आंसर ए है, गलत दे रहा है। लिखित संविधान की अवधारणा का सबसे पहले जन्म अमेरिका में हुआ था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय जो है वो अमेरिका में ही हुआ है। अध्यक्षात्मक शासन। संविधान का दर्शन कौन नहीं है? तो समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य, राजनीतिक समानता है, लेकिन ये नहीं है, साम्यवादी राज्य नहीं है इंडिया में। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है, इसीलिए अर्ध संघात्मक बोलते हैं, यानी सही व्याख्या किया है। फिर देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व कौन कौन सा है? तो राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक हो गया। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, असमान प्रतिनिधित्व है, ये भी हो गया। और एक हो गया अखिल भारतीय सेवा, ये सब एकात्मक है, जो मतलब केवल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मतलब पावर हो, वो हो गया। भारतीय संविधान के मूलभूत राज व्यवस्था में भारत में की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत के जनता में है। ये तीनों सही है। फिर उसके बाद में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझा है? दोनों एक ही जैसा है। तो भारत के संविधान की व्याख्या के लिए संघीय सुप्रीम कोर्ट है, ये दोनों में मतलब सेम है, यहाँ वहाँ दोनों सेम करता है। फिर कौन भारतीय राजनीतिक मतलब राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व के सबसे छोटे विस्तृत संविधानों में से एक है। सबसे विस्तृत, छोटा कहाँ है यार, विश्व का सबसे बड़ा संविधान में से एक है इंडिया का।
भारत का संविधान मान्यता तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को करता है। आगे देखिए संविधान के स्रोत। तो इसमें भारतीय संविधान जो है वो कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से, तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश से, तो नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला, ये मतलब एकांकी स्रोत है। संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है, तो कनाडा से। संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन तो कनाडा से मतलब आधारित है। संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार तो ये रूस से लिया गया है। संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व जो है वो मतलब किसके संविधान से प्रेरित है, तो आयरलैंड से। फिर उसके बाद संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख अमेरिका से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से, तो ब्रिटिश से। न्यायिक पुनर्लोकन कहाँ से, तो अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण कहाँ से, तो अमेरिका से। फिर है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ से, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। आगे देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से, आयरलैंड और स्पेन कह सकते हैं, स्पेन से भी है। फिर उसके बाद में आयरलैंड के साथ में और भी ऑप्शन था तो स्पेन है। फिर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नामांकन करता है तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नामांकन 12 गो के जो नामांकन करता है, बाकी बाद निर्वाचन कहेगा राज्यसभा में तो दक्षिण अफ्रीका से। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार जो है विश्व के किस संविधान से, तो ये अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट जो है पावर। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये फ्रांस के संविधान से। कलेक्टर का पद कहाँ से, तो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समझ समानता ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। विधि के समझ समानता कानून का समान संरक्षण तो ये हो जाएगा अमेरिका, लेकिन विधि के समझ समानता तो ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से। सर्वसत्ता संपन्न संसद ये मतलब अवधारणा कहाँ से, तो इंग्लैंड से। संसद वहीं से ये है। संविधान के मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार तो मूल कर्तव्य हो गया, कर्तव्य पूछ रहा है तो रूस से। मूल अधिकार कहता तो अमेरिका से। मौलिक अधिकार स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को तो ये जर्मनी से। कि मूल अधिकार कब स्थगन होगा, तो ये जर्मनी से लिया गया है कि मूल अधिकार का स्थगन जो है वो आपातकाल के दौरान ऐसे ऐसे होगा तब होगा, जर्मनी से, इसीलिए आंसर हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था लिया गया है, अमेरिका के संवैधानिक आदर्श पर तो संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार भी और निस्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक पुनर्लोकन। संघीय शासन व्यवस्था भी अमेरिका से ही है ना। आगे देखते हैं तो संविधान के निर्माण में सबसे गंभीर प्रभाव किसका पड़ा था, संविधान के निर्माण में 1935 के भारत सरकार अधिनियम। भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से, तो संघवाद कनाडा से लिया गया है। और संघीय शासन व्यवस्था अमेरिका से और संघवाद कनाडा से। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है व्यवस्था अमेरिका से। संघात्मक शासन कनाडा से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से। स्वतंत्रता समानता और भाईचारा के आदर्श तो फ्रांस से। आगे देखते हैं संविधान के संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। भारत की संघीय व्यवस्था से प्रभावित कौन नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है। बाकी बात कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये मतलब तीनों देश के संविधान से भारत का संघीय व्यवस्था प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका से नहीं है संघीय व्यवस्था। आज देख लीजिए तो मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से, तो अमेरिका से। फिर उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। फिर उसके बाद में मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से है, हाँ केंद्र राज्य संबंध कनाडा से है। फिर अब आगे देखिए कि मतलब कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है, तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट ये दोनों समान है। संसदीय शासन प्रणाली में सबसे पहले विकसित हुआ था कहाँ, ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में। संवैधानिक दस्तावेज जिसको भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा तो ये मतलब भारत सरकार अधिनियम से ज़्यादा चीज़ लिया गया था। अच्छा,
संविधान का मूलभूत अधिकार ये अमेरिका से है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से का देन है, तो ये जर्मनी के वीमर संविधान का। संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकार की अवधारणा, तो ये अमेरिका के संविधान से। फिर उसके बाद में संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका से, तो न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से, मौलिक अधिकार भी, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद से हटाने की विधि भी अमेरिका से। हमारे संविधान में मूल अधिकार में किस संविधान से प्रेरित है, तो अमेरिका से। कौन मूल अधिकार है जो संविधान में विकसित हुआ है, तो 1935 के अधिनियम। संविधान के भाग देखिए, तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो भाग 9 में है। अनुसूची कहेगा तो 11, भाग कितना, तो 9, पंचायती राज व्यवस्था। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, तो ई हो जाएगा भाग 21 में। संविधान में 3 सोपान में पंचायत बनाने की परिकल्पना है, तो ये भाग 9 में है कि 3 भाग में मतलब पंचायती जो बटेगा वो 3 त्रिस्तरीय 3 सोपान में। फिर नगर पालिका से संबंधित 9 के ए है भाग। फिर नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 4 में है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है। संविधान के किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार, तो मूल अधिकार भाग 3 में है। नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, तो ये हो गया मूल कर्तव्य है, तो 4 के क में। 4 में कोची है, तो नीति निर्देशक तत्व है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या, तो संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। फिर उसके बाद में कि भाग 9 में कोची है, तो भाग 9 में पंचायत है। 9 के ए में हो जाएगा नगर पालिका। और फिर अब बचा क्या, मूल कर्तव्य, तो ये 4 के ए में मूल कर्तव्य। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र बोल सकते हैं। अब आगे देखिए भारत के संविधान के अनुसूची, तो अनुसूची कुल 12 अनुसूची है संविधान में, वर्तमान में पूछ रहा है। अच्छा, संविधान सभा के प्रारूप समिति जो हुआ था, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कुल कितना अनुसूचियाँ था, तो 8 गो था उस टाइम। अच्छा, संविधान सभा अंतिम रूप से पारित किया था तो उसमें भी 8 अनुसूची था। मूल संविधान में भी 8 गो था। संविधान सभा 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, तो पहला संविधान संशोधन हुआ था कि ताकि 9वीं अनुसूची जोड़ा जाए। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें दल बदल आता है। 73वां संविधान संशोधन, तो 11वीं अनुसूची है इसमें जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। संविधान के दूसरा अनुसूची का संबंध वेतन से है, महत्वपूर्ण पदाधिकारी वेतन लेगा से। और तीसरा अनुसूची जो है वो उसमें शपथ से है। दूसरा में वेतन और तीसरा में शपथ है। अच्छा देखिए, फिर संविधान के किस अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्य और संघ केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, तो ये सब पहला अनुसूची में ही होगा। उसका मतलब संघ, राज्य और भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, इस सब के हम बोले थे कि वेतन कैमा में है, तो वेतन दूसरा में है। और शपथ कैमा में है, तो शपथ तीसरा होता है। यानी इसमें वेतन सब चीज़ के देले हैं, तो वेतन हो जाएगा दूसरा अनुसूची में। अब आगे देखते हैं, संविधान सभा का तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है। तीसरा में शपथ है। फिर देखिए, संविधान सभा के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और मतलब राज्यों के लिए मतलब राज्यसभा सीट में आवंटन, तो चौथा अनुसूची में है। छठा अनुसूची में है कि मतलब स्वशासी जिला परिषद से। ये पूछ ले था दरोगा में भी, सीडीएस में भी देखिए पूछ ले कि भारत का संविधान कौन सा स्वशासी जिला परिषद से है, तो ये छठा अनुसूची है। आगे देखिए, 22 भाषाओं का उल्लेख, तो ये 8वीं अनुसूची में मिल जाएगा आपको। फिर 8वीं अनुसूची का संबंध 22 भाषा से है। फिर 9वीं अनुसूची हो जाएगा कि मतलब किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करके उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी किसी भी अगर अधिनियम को अगर 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो फिर नहीं जाएंगे, हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 9वीं अनुसूची हो गई ये। आगे देखिए,
कि राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक इसमें सम्मिलित है। अब इसके बारे में कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य गठन हुआ, तो ये अनुसूची 1 के तहत, अनुसूची 1 की में है। अच्छा, दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता संबंधी विवरण है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची दल बदल से है। छठा अनुसूची ये त्रिपुरा में, मणिपुर में लागू नहीं होता है, बाकी वह त्रिपुरा में, मेघालय में और असम में होता है। मणिपुर में लागू नहीं होता है ना छठा अनुसूची। हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा एक राज्य और 4 गो में है, मणिपुर में नहीं है। फिर आगे देखिए चौथा अनुसूची, तो चौथा अनुसूची तो राजभाषा से हो जाएगा। छठा अनुसूची, तो छठा अनुसूची हो जाएगा कि छठा अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से हो जाएगा। हाँ, छठा जनजातीय कुछ राज्यों का, जरा में ये हले असम, मेघालय, त्रिपुरा ये सब हले। अच्छा, 9वीं अनुसूची हो जाए, 9वीं अनुसूची तो हो जाएगा भूमि सुधार से। अब अष्टम अनुसूची भाषा से हो जाएगा। आगे देखिए 8वीं अनुसूची पढ़ चुके हैं, भाषा से होगा, राष्ट्रीय भाषा। फिर 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची इसमें अधिनियम जो डलाएगा वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। 10वीं अनुसूची तो ये दल बदल विरोधी कानून। और 11वीं पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखते हैं कि प्रशासनिक उपबंध और तत्संबंधित संविधान के अनुसूची के संदर्भ में सूची 1 और 2 मिलान कीजिए। सही उत्तर चुनना है भी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए मिजोरम का भी है इसमें, कहे थे ना मणिपुर नहीं था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये छठा अनुसूची में आ जाता है। फिर अखिल भारतीय सेवा, तो अखिल भारतीय सेवा किस अनुसूची में आएगा, तो ये आ जाएगा 7वीं अनुसूची में। फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक आ जाएगा 2री अनुसूची में। और अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र तो ये 5वीं अनुसूची में, SC ST का। नियंत्रक महालेखा परीक्षक 2री अनुसूची में है ना, जबकि दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, वेतन लेते हैं, और दूसरा में ये भी है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा 7वीं अनुसूची में है। और जबकि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची में विभाजित है, उसमें है कोची अखिल भारतीय सेवा है। फिर आगे देखते हैं कौन गलत है, तो 8वीं अनुसूची भाषा सही है, चौथा अनुसूची राज्यसभा सही है, और 10वां अनुसूची दल बदल सही है। दूसरा में शपथ प्रतिज्ञान नहीं होगा, दूसरा में वेतन है, तीसरा में शपथ है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखिए, कह रहा है कि चौथी अनुसूची किसका वर्णन करता है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। फिर यहाँ मिलान करना है, तो मिलान में है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख पहला अनुसूची, पदाधिकारी के वेतन भत्ता दूसरा में है, तब उसके बाद शपथ लेगा तीसरा अनुसूची में, राज्यसभा वाला चौथा में है। संविधान में दी गई अनुसूचियों में कौन राज्य सूची के नामों के मतलब सूची और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा, तो पहला 9वीं अनुसूची, तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा परिवर्धित हुआ था। यदि भारत संघ को नए राज्य का सृजन करना है तो ये पहला अनुसूची को संशोधन करेगा। फिर कौन सा संशोधन संविधान के चौथा अनुसूची के लिए सही है, तो चौथा में राज्यों के लिए सीट का बंटवारा यानी राज्यसभा। फिर आगे देख लीजिए कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्ति का विवरण किस में है, तो विधायी शक्ति का विवरण 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्य का जो विधायी शक्ति का वितरण होगा वो 7वीं अनुसूची में है। फिर भाषाओं का उल्लेख 8वीं में है, भूमि सुधार अवग्रहण 9वीं अनुसूची में, दल बदल वाला 10वीं में है। फिर उसके बाद में किस अनुसूची में अनुसूचित जातों के लिए मतलब विभिन्न राज्यों में SC ST के लिए, तो ये आरक्षण प्रशासन और नियंत्रण विशेष उपबंध है, 5वां में है। छठा में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। फिर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो 8वां नहीं जोड़ा गया, बाकी 9वां, 10वां, 11वां जुटा है। राष्ट्रपति का शपथ देख लीजिए कैवा कोची है, कृत्य कार्य। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ और प्रतिज्ञान है, कोची आंसर है इसका। हाँ, भारत का राष्ट्रपति संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज देख लीजिए 3, 4, 2, 1 है इसका ना, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज ये संविधान के विधि और मर्यादा को बनाए रखने के लिए। फिर संसद सदस्य इस सूचना की गोपनीयता
3-4 2-1 ने है। हाँ 2-1 है। यानी संसद का सदस्य जो है कर्तव्य और निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता रखता है। ये चारों हो गया। अब संविधान के कौन सा प्रावधान दल बदल, तो 10वीं अनुसूची है। अब हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद। तो 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूची है। 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है। ये वर्तमान में पूछ दिया था। अब देखिए वर्तमान में संविधान में कुल कितनी धारा या धारा है या आर्टिकल है, 395 है। संविधान का कौन सा जो है वो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में क्या भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। नागरिकता कै में है, 5 से 11 में है। 12 से 35 तक क्या है, तो 12 से 35 तक है आपका मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। आगे देखते हैं। नौकरी और शैक्षणिक समाज में मतलब कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 में व्यवस्था किया गया है। नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, उन्मूलन करता है। फिर संविधान कौन सा राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता, तो अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 19 ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में है या क में है। बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24 है। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 में। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में है। संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये अनुच्छेद 39 में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 39 में। ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, 51 के क में। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस में है, तो 51 के क में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, अनुच्छेद 53 में ही लिखल है। संविधान जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएगा, अनुच्छेद 61 में। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये अनुच्छेद 75 में है। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये अनुच्छेद 75 में है। ये बात याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में अनुच्छेद 75 में ही है। मंत्रिपरिषद गठन भी अनुच्छेद 75 में है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये भी 75 में है। महान्यायवादी 76 में। भारत का 6 माह से ज़्यादा अंतराल की अनिवार्यता नहीं होना चाहिए 2 अधिवेशन का संसद का, तो ये अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन भी है और ये भी है कि 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, ये भी अनुच्छेद 85 में है। ये नोट करने लायक पॉइंट है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में लोकसभा भंग करता है, देखिए 85 में भंग भी है और 6 महीना से ज़्यादा अंतराल भी नहीं होना चाहिए। संयुक्त बैठक संसद का 108 अनुच्छेद में है। 108 में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोष से संबंधित है, तो संचित कोष से 112 का 29 भी है, 148 भी है, 146 भी है। भारत के संचित कोष से रिलेटेड। फिर अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलेगा, 124 अनुच्छेद के तहत। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के संविधान के किसके अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो ये 143 के तहत परामर्श लेगा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। 137 अनुच्छेद में है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट जो न्याय दिया है उस आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। 137 के तहत न्यायिक पुनर्वलोकन है। आगे देखते हैं कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट विनिश्चित विधि के भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगा, यानी सभी न्यायालय पर सुप्रीम कोर्ट का जो है वो न्याय लागू होगा। तो ये कितना अनुच्छेद में है, तो ये 141 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। 141 में है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है वो पूरा इंडिया के किसी भी कोर्ट में लागू होगा। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अनुच्छेद 32 में है। किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, तो 233 के तहत है।
जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, ये अनुच्छेद 233 में है। 141 में था कि हर जगह सुप्रीम कोर्ट की बात लागू होगा, और 233 में अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 245 है। यानी 245 अनुच्छेद ऐसा है जिसमें संसद या संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा जो भी बनाया गया नियम है वो कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी संसद या विधान पालिका जो बना रहा है नियम, वो मतलब प्राथमिकता है 245 में। अवशिष्ट शक्ति कितना में है? तो 248 में है। आई केंद्र के पास में है। संसद उन राज्य के लिए के अनुच्छेद, राज्य अगर प्रार्थना करता है कि संसद हमारे लिए कुछ कानून बनाए, तो ये 252 के तहत बनता है, याद रखिएगा 252 में बनता है। फिर कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के बारे में संसद में विधि बनाने के लिए, तो ये राज्य सूची के विषय में 249 के तहत कानून बना सकता है कौन? संसद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए कानून बनाएगा? तो 253। अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना हो तो बना देगा। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध जो है वो किस अनुच्छेद में है? 256 से 63 तक के है केंद्र राज्य का प्रशासनिक संबंध। 56 से 63 हो गया। अब देखते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार का निर्देश दे सकता है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को 256 अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकता है, याद रखिएगा। 256 में और 356 में हो जाता है राष्ट्रपति शासन, और 256 में राज्य सरकार को केंद्र सरकार निर्देश देगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में है। वित्त आयोग का गठन 280 में है। संपत्ति के अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो ये मतलब यह बताया गया 300 के क में। फिर कौन अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार है? सुनवाई के अधिकार को 311 में है। 300 में है संपत्ति के, और सुनवाई के अधिकार 311 में है। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना 312 में है। नई अखिल भारतीय सेवा 312, और सुनवाई का अधिकार ये नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत है, तो ये 311 में है। फिर देखिए मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान करता है? तो यही है 311। लोक सेवाओं का संरक्षण कह लीजिए, या फिर इसको क्या बोल रहे थे, स्वीकृति का सिद्धांत। इसको बोल रहे थे सुनवाई का अधिकार। देखिए सुनवाई का अधिकार कहिए 311 में, या फिर इसको बोलिए कि आप मतलब लोक सेवाओं द्वारा संरक्षण का अधिकार, लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया 311 में। फिर अगर कहे, फिर देखिए क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का मतलब प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315 में है। 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा से है। 315 संघ और राज्य लोक सेवा आयोग है, ये अखिल भारतीय सेवा 312 है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कितना में है? तो 320 में है। फिर कह रहा है कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान कितना में है? 324 में है। लोकसभा एंग्लो इंडियन के लिए जो होता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो ये 331 अनुच्छेद के तहत होता है। फिर अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना था, गठित हुआ था, तो वो 338 में, और 338 के ए में अनुसूचित जनजाति का था, अनुसूचित जाति का 38 में था। आगे देखिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा 343 के आई में है, या 343 के 1 में है हिंदी को राजभाषा का दर्जा। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगा, ये 343 में ही है। हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश दिया गया है 343 अनुच्छेद में। फिर उसके बाद में 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, जो राष्ट्रपति लगाता है। फिर संवैधानिक तंत्र अगर असफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन है 356 में। कहाँ? तो राज्यों में। आगे देखते हैं किसके अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति, तो 360 के अंतर्गत। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, वो 352 अनुच्छेद में हुआ है। मंत्रिमंडल कह रहा है 352 में। आगे देखिए कि भारत के संविधान के 350 के ए के अधीन किसमें
350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था का उपबंध है। संविधान संशोधन 368 में है। आगे देखते हैं 368 जो है ये संविधान को संशोधन करने की भारत में संसद में शक्ति है। फिर उसके बाद में 356 तो राष्ट्रपति शासन बता चुके हैं कि संविधान का कौन सा जिसको दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुआ है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। अब जैसे इसमें कहने का मतलब है ना कि 356 का प्रयोग करके केंद्र सरकार थोड़ा दुरुपयोग करता है, वो जहाँ पर जब चाहता है वो मतलब लगवा देता है, मतलब इसका प्रयोग बहुत बार किया है, बियर बातर सर्वाधिक बार किया भी है, इसीलिए ऐसा कहा गया है राष्ट्रपति शासन का किसी स्टेट में। किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को संविधान से विशेष स्थिति, तो 370 तो अब ख़त्म हो गया है। आगे देखते हैं कि कौन सा जो है वो नागालैंड राज्य के विशेष उपबंध करता है, तो क्या वाला 371 के क्या जो है 370 इन जम्मू कश्मीर से, 356 राष्ट्रपति शासन है। और इसके बाद में कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, मतलब अलग अलग राज्य जो है, जैसे देखिए यहाँ पर 371 के क्या में था, उसी तरह से यहाँ 371 जो है ये अलग अलग राज्यों को मतलब विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख देता है। 371 के जी में किसका है, तो जी में मिजोरम का है विशिष्ट उपबंध। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, परम विभूषण, अलंकरण ये सब ले सकते हैं। आगे है कि किसके अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण और पसंद के शिक्षा संस्थान की स्थापना करने की और संचालन करने का अधिकार का मान्यता है, तो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। फिर 350 अनुच्छेद में है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के स्तर जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा। प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देना है, इसलिए है